फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा देखिए, अगर उसका पति राजा तो रानी, समझ में आया। पति डॉक्टर तो डॉक्टर आई, समझ में आया। पति मास्टर तो मास्टर आई। अब पति चोर, पति खराब है। हम कहेंगे नाम के नहीं, पति ही खराब है। समझ में आया। तो मीर जाफर का पत्नी भी उसको गरिया रही थी। राजा थे तो कितना बढ़िया हमारा इज्जत होता था, मेकअप लगा के निकले चाहे ना निकले, सब जगह महारानी महारानी होता था। अब मेकअप लगा के निकल जाता वो कोनो नहीं पूछता है। तो 57 की क्रांति में समझ में आया। आई तब गोरहर दूर से पहचाना जाता है, और ऊपर से लाल कपड़ा। लाल कपड़ा का तरंग दर्द ज्यादा होता है, दूर से पकड़ लेता था, अंग्रेज आ रहा है, पकड़ पकड़ पकड़। लोगों के पास उस समय मारने का व्यवस्था नहीं था। वो लोग सबके पास चाकू भी था तो सब भी काटने वाला था। दो को पकड़ा है, एगो चाकू हो पर आया तो चाकू अंदर मुड़ गया, बोला वो तेरी चाकू ये मुड़ गया, फिर निकाल के उसको सीधा करके फिर मार रहा है। समझ में आया। कौन उसको अब अंग्रेज सब भागने का उसको मौका नहीं मिला था, ऐसा मारता था। आपको पता है गाँव देहात में बात कम लाद ज्यादा। अगर सांप को अगर कोई मारना शुरू करता है, जब तक वो ऐठना न बंद करे तब तक मारता है। मार अभी जिंदा है। समझ में आया। अब मारने के बाद 10 मिनट तक मुड़ी पूछेगा, फोटो खींच लिया होगा, मुड़ी पूछ आ गए कौन बैरक कुछावनी में मंगल पांडे जी पंडित। उनसे ही गाय का चर्बी खिंचवा दिया, सब एकदम गुस्सा गए। चोट्टा तुम लोग क्या करा दिया, हमारा पूरा धर्म नाश करा दिया, हम ऊपर से पंडित तू हमारे से खिंचवा दिया। पूरा राजमहल में इतना ही बड़ा कमरा था जिसमें लगभग 40-45 लोग आ सकते थे। उसमें ठूस के 146 लोगों को भरा। समझ में आया। ठूस के नहीं आट रहा था, लाठी से लेकर पूछ रहा था, भाग जल्दी अंदर। समझ में आया। और ठूस के कितने लोगों को भरा था, 146 लोगों को उसमें भर दिया। समझ में आया। और रात भर वैसे ही छोड़ दिया। सुबह जब दरवाजा खोला तो इसमें से 123 लोग मर गए थे, मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे। कितने लोग हो गए, 23 लोग मात्र जिंदा बचे थे। इसी में एगो इतिहासकार था जिसका नाम था हॉर्नबिल जब यहाँ से छूटा तो सीधे इंग्लैंड भागा। बीच में कहीं नहीं रुका, डायरेक्ट कहाँ भाग रहा है, इंग्लैंड। और जाकर वहाँ का महारानी से कह रहा है, महारानी सिराजुद्दौला बड़ा दुष्ट राजा है, इतना क्रूरता हरकत किया जाता है। हमारा 146 आदमी को खोज दिया था, 123 आदमी मर गए, 23 आदमी जिंदा बचा। महारानी पूछी, छोटा तू कैसे जिंदा बच गया रे? बोला पता है हमको सबसे लास्ट में डाला था, और हम कमरिया तरह से धुकुर सांस ले रहे थे तो किसी तरह से बच गए थे, ना तो हम मर गए रहते। रॉबर्ट क्लाइव घुसियाई ले गया, कौन है सिराजुद्दौला, छोड़ेंगे नहीं। देख रहा 15 हजार के सैल करा, मिलने आए थे। मिलने आए थे, हाल चाल पूछने आए थे, सब ठीक ठाक है ना, ठीक है चलते हैं, बाय बाय। क्या हुआ, यहाँ से वापस लौट गया, एकदम तरनाइला यार। रॉबर्ट क्लाइव जब देखा सैनिक तो क्या लौट गया। जय हिंद। अब होगा 1757 का कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध। समझ में आया। प्लासी का युद्ध कैसे होगा, ये लोग अंग्रेज सोचेंगे आखिर हम लोग जाए किधर, इधर से अगर हम जाए तो यहाँ इधर से बहुत सारा साम्राज्य है, इन लोगों को पहुंचना कहाँ है, दिल्ली। कल ही बताए थे इन लोगों को कहाँ पहुंचना है, दिल्ली। अब दिल्ली पहुंचने के लिए ये सब पहुंचेगा कहाँ पे, बंगाल। कहाँ पहुंचेगा, बंगाल। समझ में आया। बंगाल में थे अलीवर्दी खान। कौन थे, अलीवर्दी खान, बंगाल के नवाब। बंगाल में जो राजा होते हैं उनको क्या कहा जाता है, नवाब कहा जाता है। जिस प्रकार यहाँ पे देखिए, दिल्ली के जो राजा थे उनको दिल्ली सल्तनत के राजा को सुल्तान कहा जाता है। समझ में आया। रजिया सुल्तान सुने कि नहीं, या बादशाह कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ के राजा को क्या कहा जाता है, नवाब कहा जाता है। तो यहाँ का उस समय नवाब थे अलीवर्दी खान। कौन थे, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान कौन थे, अलीवर्दी खान। तो बंगाल के उस समय नवाब कौन थे, अलीवर्दी खान। अंग्रेज गए अलीवर्दी खान के पास तो अलीवर्दी खान उसको क्या कर दिए, भगा दिए। भागे जैसे छुट्टा आता है सब व्यापार करने के लिए। तुम लोग जो अपना कलकत्ता खरीदा है, कलकत्ते पे अपना व्यापार रखो, ज़्यादा बंगाल के अंदर घुसने का प्रयास करोगे तो हाथ को तुड़वा देंगे। कौन बोले, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की 3 बेटी थी। कितना बेटी थी, 3 बेटी। बेटा एक को नहीं था, 3 गो बेटी थी। अलीवर्दी खान की जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम था घसीटी बेगम। क्या नाम था, घसीटी बेगम। नाम अजीब था, घसीटी बेगम। समझ में आया। जैसा इसका नाम था वैसा ही इसका संस्कार था। अपने कैरेक्टर को पूरा तरीका से घसीट दी थी। समझ में आया। मतलब पूरा तरीका से बदनाम थी। कौन थी, बदनाम थी। कौन, उसकी बड़ी बेटी। तो अलीवर्दी खान की बड़ी बेटी जो थी जिसका नाम था घसीटी बेगम। समझ में आया। घसीटी बेगम पूरा तरीका से क्या थी, बदनाम थी। समझ में आया। बड़े बड़े लोगों के साथ इसका उठना बैठना था, बहुत सारे लोगों के साथ इसका संबंध भी आया सामने। समझ में आया। तो ये पूरा तरीका से क्या थी, बदनाम थी। कौन, घसीटी बेगम। समझ में आया। अब इसकी जो अलीवर्दी खान की जो सबसे छोटी बेटी थी, कौन थी, छोटी बेटी। छोटी बेटी को ये अलीवर्दी खान बहुत ज़्यादा मानता था क्योंकि ये बढ़िया थी। समझ में आया। और इसका जो बेटा था इसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला। तो इसका थोड़ा सा कैरेक्टर से परिचय लेते रहिएगा आप लोग, ठीक है। अलीवर्दी खान यहाँ के क्या है, नवाब है। इनकी बड़ी बेटी घसीटी बेगम पूरा कैरेक्टर लेस, पूरा अपने कैरेक्टर को ही घसीट दी है, जैसा नाम है वैसा काम है। समझ में आया। इसकी छोटी बेटी का जो बेटा है उसका नाम है क्या, सिराजुद्दौला। क्या नाम है, सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान सिराजुद्दौला को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, समझ में आया। वो चाहते हैं कि हमारे बाद नवाब कौन बने, सिराजुद्दौला बने। यानी जैसे अगर हम अपने गद्दी छोड़े तो हमारे गद्दी पे कौन विराजमान होगा, सिराजुद्दौला विराजमान होगा, समझ में आया। ये कौन है, इनका नाती है, छोटी बेटी का बेटा था, नाती है ना हुआ। और इसकी बड़ी जो बेटी है जिसका नाम क्या है, घसीटी बेगम, उससे ही सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। कहते हैं ये पूरा एकदम राजमहल को बदनाम करके रख दी है, इसको किसी तरह से यहाँ से क्या कर दो, भगा दो। लेकिन भाई वो भी तो यहाँ की बेटी है, तो भागेगी कैसे, समझ में आया। तो अलीवर्दी खान की सबसे बड़ी बेटी घसीटी बेगम और छोटी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान किसको नवाब बनाना चाहते हैं, सिराजुद्दौला को नवाब बनाना चाहते हैं। और यहाँ का जो मंत्री था, यानी अलीवर्दी खान का जो मंत्री था, मंत्री समझते हैं ना, राजा के बाद से सबसे पावरफुल मंत्री होता है, समझ में आया। तो जो यहाँ का मंत्री था उसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था, मीर जाफर। यहाँ पे था मीर जाफर, मंत्री का नाम क्या था, मीर जाफर। कितना कैरेक्टर से आप लोग परिचय हुए। सबसे पहला अलीवर्दी खान बंगाल के क्या है, नवाब। हम लोग इसको परिचित क्यों करा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज घुसेंगे तो इन सभी से कहीं ना कहीं से संपर्क में आएंगे, तभी बंगाल में घुसेंगे, ऐसे फ्री में तो घुस नहीं जाएंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए मीर जाफर यहाँ का क्या है, प्रधानमंत्री। राजा कौन है, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की बड़ी बेटी घसीटी बेगम, सबसे छोटी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला। किसको राजा बनाना चाहते हैं, सिराजुद्दौला को। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखिए क्या होगा, जब यहाँ पे अंग्रेज घुसे तो अंग्रेज कहाँ गए, कलकत्ता अपना क्या किए, खरीद लिए हैं। और कलकत्ता में क्या बनवा रहे थे, किला बनवा रहे थे। कलकत्ता में क्या बनवा रहे थे, किला बनवा रहे थे, जिसका नाम था फोर्ट विलियम का किला। क्या नाम था, फोर्ट विलियम। फोर्ट मतलब किला होता है, और विलियम वहाँ का राजा का नाम था। राजा का नाम पे किला बनवा रहे थे, फोर्ट विलियम का किला। कहाँ पे, कलकत्ता में। तो आप बताइए, आप कहीं पे जमीन खरीद लीजिए और जाके अपना मन से घर बनवाइए कि वहाँ का सरकार से परमिशन लेकर घर बनवाइएगा। परमिशन लेना पड़ेगा, तो पता चला नगर पालिका वाला आकर तूड़ को चल दिया, बाकी जैसे तुम लोग गलत तरीका से घर बनवा दिया। बहुत सारा ऐसा घर टूट गया है, समझ में आया। कंगना रनौत को जानते हैं मूवी कंगना रनौत, अरे हीरोइन है, उसका भी घर ऐसे ही तोड़ दिया सब, बम्बई में आके बोला कि गलत डिजाइन से घर बनवाया गया है, मारा तूड़ के चल गया। तो वहाँ से सरकार से क्या लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो अंग्रेज थे फोर्ट विलियम का किला बनवा रहे थे, और उस समय वहाँ का नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला। कौन थे, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला से जाके परमिशन लिए कि हमको फोर्ट विलियम का ये किला बनवा रहे हैं, हमको किला बनवाने का क्या दिया जाए, अनुमति दिया जाए। तो वो खूब बढ़िया गोल करके क्या बनवा रहे थे, किला बनवा रहे थे। और ये किला बनवाने का अनुमति सिराजुद्दौला बोला ठीक है, किला उतना ही बढ़िया से बनवाना कि तुम लोग का बस रक्षण का सामान हो सके, ऐसा नहीं कि उस पर ले जाकर गोला बारूद तोप रखना शुरू कर देना, फिर पीट के तुम लोग को सीधा कर देंगे, समझ में आया। अंग्रेज बोला ठीक है महाराज, आप जैसे कहिएगा वैसे होगा। ये लोग किला बनवाने लगे। जब किला बनवाने लगे तो धीरे धीरे इस किला को इतना ज़्यादा मजबूत करने लगे, ऐसा लग रहा था जैसे लोग युद्ध लड़ने वाला किला बनवा रहे हैं। अरे भाई तुम लोग को सामान रखना है। अब सिराजुद्दौला देखा तो बोला परमिशन किसी और चीज़ का लिया था, बनवा कुछ और रहा है। सिराजुद्दौला आया तो इसको बोला है ऐसे नहीं बनवाओ। अब वो क्या किया, धीरे धीरे उसके ऊपर तोप रखने का व्यवस्था बनाने लगा। बोला छोटा ही किला बनवाएगा, तोप रखेगा, बाद में हमारे पे युद्ध लगेगा। आया सिराजुद्दौला यहाँ पे और आक्रमण कर दिया, किसके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर, समझ में आया। और यहाँ से पकड़ा 146 लोगों को, समझ में आया। आक्रमण किया कहाँ पे, फोर्ट विलियम के किला पे, जो अंग्रेज बनवा रहे थे। परमिशन कुछ और चीज़ के लिए थे, बनवा कुछ और रहे थे। सिराजुद्दौला को गुस्सा आया, बार बार समझाया, नहीं समझे, या आया यहाँ पे आक्रमण कर दिया और 146 लोगों को पकड़ा और लेकर चला गया अपने राजमहल में। और राजमहल में इतना ही बड़ा कमरा था जिसमें लगभग 40-45 लोग आ सकते थे, उसमें ठूस ठूस के 146 लोगों को भरा। समझ में आया। ठूस ठूस के नहीं आट रहा था, लाठी से लेकर कूच रहा था, भाग जल्दी अंदर, समझ में आया। और ठूस ठूस के कितने लोगों को भरा था, 146 लोगों को उसमें भर दिया, समझ में आया। और रात भर वैसे ही छोड़ दिया। सुबह जब दरवाजा खोला तो इसमें से 123 लोग मर गए थे, मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे। कितने लोग हो गए, 23 लोग मात्र जिंदा बचे थे। इसी में एक इतिहासकार था जिसका नाम था हॉर्नबिल। क्या नाम था, हॉर्नबिल। क्या नाम था, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जब यहाँ से छूटा तो सीधे इंग्लैंड भागा। बीच में कहीं नहीं रुका, डायरेक्ट कहाँ भाग रहा है, इंग्लैंड। और जाकर वहाँ का महारानी से कह रहा है, महारानी वहाँ सिराजुद्दौला बड़ा दुष्ट राजा है, इतना क्रूरता हरकत किया जाता है। महाराज 146 आदमी को खोज दिया था, 123 आदमी मर गए, 23 आदमी जिंदा बचा। महारानी पूछी छोटा तू कैसे जिंदा बच गया रे? बोला पता है हमको ना सबसे लास्ट में डाला था, और हम कमरिया तरह से धुकुर धुकुर सांस ले रहे थे, तो किसी तरह से बच गए थे, ना तो हम मर गए रहते। समझ में आया। अब उधर से महारानी एकदम आग बबूला हो गई।
बोली कौन है इसको यहाँ पे सिराजुद्दौला, भेजो जल्दी यहाँ पे। तो यहाँ पे था रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ मद्रास में कौन रहता था? रॉबर्ट क्लाइव। समझ में आया? वहाँ से संदेश किसके पास भेजा गया? रॉबर्ट क्लाइव के पास कि जाओ देखो सिराजुद्दौला कौन है। वहाँ पे 146 लोगों को कलकत्ता में क्या कर दिया है? बंदी बना के 123 लोगों को मार भी दिया। अब यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव घुसियाई ले गया, कौन है सिराजुद्दौला, छोड़ेंगे नहीं। देख रहा 15,000 के सैनिक, करा मिलने आए थे मिलने आए थे, हाल चाल पूछने आए थे, सब ठीक ठाक है ना? ठीक है चलते हैं, बाय बाय क्या हुआ? यहाँ से वापस लौट गया, एकदम तरनाइला यार। रॉबर्ट क्लाइव जब देखा सैनिक तो क्या लौट गया? वापस लौट गया, मिलने आए थे समझ आया? तो पूरा यहाँ से तरनाइला, उसके बाद से क्या लौट गया? वापस लौट गया। फिर रॉबर्ट क्लाइव दिमाग लगाया, बोला इस सबसे इससे नहीं जीत पाएंगे, बहुत ज़्यादा सैनिक है इसके पास, हमारे पास 5,000 सैनिक है, उसके पास 18,000 सैनिक है, कैसे जीतेंगे? समझ में आया? अब वो पूरा एकदम यहाँ से 5,000 सैनिक बोला कि हम जीते कैसे। तो फिर बोला एक काम करते हैं, इसके पहले राजमहल में चलते हैं और धीरे धीरे इसका कमजोरी और इसका ताकत क्या करते हैं? पता करते हैं। और कमजोरी और ताकत पता कर लेंगे, आप किसी भी व्यक्ति का अगर कमजोरी और ताकत पता कर लीजिएगा तो आराम से उस पर विजय पा सकते हैं। ये धीरे धीरे अंग्रेज कहाँ घुस गए? सिराजुद्दौला के राजमहल में घुसे। और जब देखे तो इनका सिराजुद्दौला का विवाद चलता था घसीटी बेगम से। किससे? घसीटी बेगम से। क्योंकि घसीटी बेगम का दामाद का नाम था शौकत अली। वो चाहते थे कि वो उनका जो दामाद है वो राजा बने, जबकि राजा कौन बना हुआ था? सिराजुद्दौला। समझ में आया? तो ये लोग सबसे पहले किसको पकड़े? घसीटी बेगम को समझ में आया? घसीटी बेगम का जो चचा थे, चचा का नाम क्या था? मीर जाफर। समझ में आया? यानी वहाँ का जो मंत्री है मीर जाफर। तो पहले ही लोग घसीटी बेगम के पास गए। घसीटी बेगम को पूरा फुल इज्जत, महारानी, आपको तो महारानी होना चाहिए था, क्या औकात है उस सिराजुद्दौला का। समझ में आया? अब एकदम फुला दिए उसको। तारीफ करने पर लड़की ऐसे ही फूल जाती है सब वो फूल गई घसीटी बेगम, पूरा घसीटा गई थी ऐसे ही। अब वो क्या कि इसको मीर जाफर से मिला दी। अंग्रेज सबको किससे मिला दी? मीर जाफर से। अब उस अंग्रेज सब घसीटी बेगम से कैसे मिला? क्योंकि ये बहुत सारे बताए थे, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ इसका उठना बैठना था। तो अंग्रेज सब व्यापार करता था, व्यापारी की मदद से वो किससे मिला? घसीटी बेगम से। फिर व्यापारी को साइड किया, घसीटी बेगम की मदद से जब मीर जाफर से मिल गया तो उसको भी क्या कर दिया? साइड कर दिया। अब मीर जाफर को जाकर चढ़ा रहा है, मीर जाफर तुम यहाँ का प्रधानमंत्री हो, राजा इतना लोल राजा है वहाँ का, कौन काम करता है? समझ में आया? सब काम तो तुम करते हो, मंत्री ही सबसे ज्यादा कार्य करता है राजमहल में। समझ में आया? पूरा काम तो तुम्हारा है, तुमको राजा होना चाहिए। अब मीर जाफर थोड़ा सा वफादार था, लेकिन उसका बेटा था मरीन। क्या नाम था? मरीन। वो बोल दिया हाँ वो बढ़िया तो कह रहा है अंग्रेज चाचा आप मर जाइएगा तो फिर हमें ना राजा बनेंगे देखिए इसका बेटा कितना लालची है। अब मीर जाफर के ओर से कौन उसका बोल दिया? उसका बेटा मरीन बोल दिया कि हम क्या हैं, राजा बनने के लिए तैयार हैं, आप एक काम कीजिए, अंग्रेजों का मदद कर दीजिए। तो मीर जाफर को कौन मिला दिया? रॉबर्ट क्लाइव। कौन मिलाया था? रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पर था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को अपने में क्या कर लिया? मिला लिया। और जब मिला लिया, जब उसको पूरा एकदम कंफर्म हो गया कि मीर जाफर किसके साथ है? मेरे साथ है, तो 1757 में बंगाल के पलासी में क्या किया? युद्ध लड़ा। पलासी एक जगह है, पलासी। समझ आया? तो पलासी ये क्या है? जगह। 1757 में पलासी में क्या हुआ? युद्ध। ये युद्ध नहीं था, भगदड़ था। क्या था? भगदड़ था। क्योंकि इसमें देखिए सिराजुद्दौला ऑलरेडी किससे मिल चुका है? रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुका है। किससे मिल चुका है? रॉबर्ट क्लाइव से। तो सिराजुद्दौला ऑलरेडी रॉबर्ट क्लाइव से, तो क्या सिराजुद्दौला, अच्छा बताइए, सिराजुद्दौला बार बार बोल रहे हैं, कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर किसके साथ मिल चुका है? रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल चुका है। समझ में आया? तो बताइए सेना किसके अंडर में रहता है? मंत्री के अंडर में कि राजा के अंडर में? मंत्री के अंडर में। अरे मंत्री जो कहेगा वो आक्रमण होगा। समझ में आया? तो मंत्री के कौन है? मीर जाफर। और मीर जाफर ऑलरेडी किसके साथ मिला हुआ है? रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल चुका है। अब देखिए जब जो प्लासी का लड़ाई है, प्लासी में एक तरफ अंग्रेज खड़ा है कितने सैनिक के साथ? 5,000 सैनिक के साथ। और एक तरफ कौन खड़ा है? कौन? मीर जाफर। कौन? मीर जाफर, सिराजुद्दौला। ये लोग कितने सैनिक के साथ? 18,000 सैनिक के साथ। ऐसे लग रहा है, डायरेक्ट लग रहा है कि अंग्रेज हार जाएंगे। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। लेकिन मीर जाफर ऑलरेडी किससे मिला हुआ है? अंग्रेजों से। तो यहाँ पे देखिए 18,000 सैनिक के अलावा 300 सैनिक जो थे वो केवल किसके साथ थे? सिराजुद्दौला के साथ थे, जो इसका रक्षा कर रहे थे। 300 सैनिक सिराजुद्दौला का क्या कर रहे थे? रक्षा कर रहे थे। और ये बोला था रॉबर्ट क्लाइव कि जब हम आक्रमण करेंगे तो मीर जाफर तुम अपने सैनिकों को स्टैंड बाई मोड पर रखना। स्टैंड बाई मोड मतलब एकदम खड़ा रखना, कोई आदेश वगैरह देना ही मत। समझ में आया? हम आक्रमण करेंगे किसके ऊपर? सिराजुद्दौला के ऊपर, ना कि तुम्हारे ऊपर। जो अंग्रेज का 5,000 सैनिक था, 5,000 के 5,000 सैनिक किसके ऊपर आक्रमण किया? सिराजुद्दौला के ऊपर। समझ में आया? सिराजुद्दौला देखा जाए सब हमारे वही क्या आ रहा है, इधर सैनिक कितना सारा है, इसके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ये 5,000 का 5,000 सैनिक, जो 300 सैनिक किसको घेर कर खड़ा थे? सिराजुद्दौला के, उसके ऊपर क्या कर दिए? आक्रमण कर दिए। सिराजुद्दौला देखा कि जाए तो मामला भारी पड़ गया, लग रहा है मीर जाफर पहले से मिलल है। समझ में आया? अब करे तो करे क्या? युद्ध भूमि में छड़क के क्या हुआ? भाग गया। जब भागने का कोशिश किया तो यहाँ मीर जाफर का बेटा जिसका नाम था मरीन, वो जाके सिराजुद्दौला से लड़ने लगा कि तुमको मारना ही है, हमको राजा बनना है।
समझ में आया? कहा जाता है घर फूटे गंवार लूटे, वहीं हुआ है, घर फूटा है तो गंवार आ गया है। समझ में आया? अंग्रेज सब आकर लूटना शुरू कर दिया। अब मरीन और सिराजुद्दौला के बीच में सिराजुद्दौला बिखिया गया, अपने ही लोगों को काटना शुरू कर दिया। समझ में आया? और उसी में मरीन किसको मार दिया? सिराजुद्दौला को। और सिराजुद्दौला किसको मार दिया? मरीन को। दोनों एक दूसरे को मारकर क्या हो गए? मर गए। तो इस तरह से पलासी का युद्ध में सिराजुद्दौला क्या हुए? मारे गए। क्यों मारे गए? क्या अंग्रेजों का औकात था उनको मारने का? नहीं। लेकिन सतयुग हो या कलयुग, विभीषण हर जगह मिल जाते हैं। समझ में आया? ये विभीषण का काम कौन कर दिया? कौन कर दिया? मीर जाफर। और मीर जाफर के वजह से अंग्रेज युद्ध क्या हो गए? जीत गए। तो बताइए क्या पलासी का युद्ध था? भगदड़ था। समझ में आया? इसमें अगर मीर जाफरा नहीं मिला रहता तो क्या अंग्रेज का औकात था जीतने का? आया तो था जीतने के लिए, भाग गया फिर वापस। समझ में आया? वहीं हाल तो यहाँ पे मीर जाफर को अब ये लोग क्या बना दिए? नवाब बना दिए। बंगाल का नवाब अब कौन बनेगा? मीर जाफर। और मीर जाफर यहाँ का क्या बन गया? बंगाल का नवाब बन गया। जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेज के माध्यम से बना है। अंग्रेजों का फुल सपोर्ट दे दिया, दस्तक प्रणाली दे दिया। दस्तक प्रणाली एक प्रणाली होता है जो अगर आपके पास है तो आपको टैक्स नहीं देना है, जितना मर्जी उतना क्या कीजिए, व्यापार कीजिए, लेकिन टैक्स नहीं देना है। अब बताइए सबसे ज़्यादा राजा को फायदा किससे होता है? टैक्स से। किससे? टैक्स से। अगर राजा दरबार में टैक्स आना बंद हो जाए तो राज दरबार भिखारी बन जाएगा। अब बताइए दस्तक प्रणाली दे दिए तो टैक्स तो आएगा नहीं। समझ में आया? अंग्रेज सब ले जाकर दस्तक प्रणाली खुद लेते थे, ले जाकर व्यापारी से बेचते थे। लो 500 रुपया दो, ले लो दस्तक प्रणाली, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कहा आप कुछ लीजिएगा, हम अंग्रेज है जाकर फिर एक और बनवा लेंगे। समझ में? पूरा इस बंगाल में क्या बांट दिया गया? दस्तक प्रणाली। किसके माध्यम से? अंग्रेजों के माध्यम से। और अंग्रेज खुद दस्तक प्रणाली का बहुत ज़्यादा क्या करते थे? दुरुपयोग करते थे। उसके बाद से जब ना तब उसके दरबार में घुस जाते थे अंग्रेज, क्योंकि अब तो छूटा हो गया उसका, बैठाए तो वही लोग हैं। जब ना तब उसके राज दरबार में घुस जाते थे। यार पेटी बढ़िया लग रहा है जी, उठा भी ले चलो। पेटी खजाना ही सोना चांदी बड़ा बढ़िया लग रहा है, उठाओ ले चलो। लगल उठने सब किसको? सिराजुद्दौला को। समझ में आया? सिराजुद्दौला नहीं, मीर जाफर को। समझ में आया? मीर जाफर को, वो तो मर गया है बेचारा। समझ में आया? मीर जाफर को लगे लूटने, और मीर जाफर बेचारा परेशान गरीब हो गया। समझ में आया? अब बताइए अगर आप किसी को शुरू से ही क्या दे रहे हैं? 1000 2000 रुपया दे रहे हैं, और अब उसका वैल्यू गिरा के अगर आप 500 कीजिएगा तो खुश होगा कि घुसियाएगा? घुसियाएगा। समझ में आया? प्रमोशन करना चाहिए, न कि डिमोशन करना चाहिए। समझ में आया? अगर आपके घर में पहली बार पत्नी आ रही है और आप उसको जी जी कह के बतिया रहे हैं, और थोड़ा देर के बाद हो कहना शुरू कीजिएगा तो रिसियाएगी कि नहीं रिसियाएगी? रिसियाएगी। इसीलिए पहले उसका वैल्यू कम कीजिए, धीरे धीरे उसका वैल्यू बढ़ाइए, ताकि वो कहे कि हाँ मानते हैं हमको। ना तो पहले ही एकदम मान जान के तुम ही सब कुछ हो, अब बाद में मूड़ी पर चढ़ा लीजिए, बाद में जब मूड़ी पर पूछेगी तो तुम तब कहेगा सबकी। चलो यहाँ देखिए तो ये क्या हो गया? यहाँ पे जब उसका वैल्यू गिरा, अंग्रेजों का ये सब क्या किया? जब वैल्यू गिरा दिया तो अंग्रेज बोले मीर जाफर सही नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। समझ में आया? हमको रुपया पैसा ज़्यादा नहीं देता है। तो मीर जाफर को अंग्रेज क्या कर दिए? हटा दिए। और इसका दामाद का नाम था मीर कासिम। क्या नाम था? मीर कासिम। मीर कासिम। मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिए। समझ में आया? मीर जाफर को राजा के पद से क्या कर दिए? हटा दिए। और मीर कासिम को कहाँ बैठा दिए? गद्दी पर बैठा दिए। मीर कासिम होशियार था। कैसा था? होशियार था। वो बोला एक काम करते हैं, मीर कासिम अपना देखिए, अगर आपके घर के अगल बगल में अगर आपका घर है, अगर घर में रह रहे हैं तो अगर आस पड़ोस वाला जरूर आपके बारे में सब कुछ जानता होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर जानता होगा। समझ में आया? तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर का भेद न खुले तो आप अपना घर का एड्रेस ही चेंज कर लीजिए। समझ में आया? तो अंग्रेज देखिए बंगाले में रह रहे हैं, और बंगाले का नवाब बन के अगर मीर कासिम बैठेगा तो मीर कासिम के बारे में तो सब कुछ अंग्रेज पता कर लेंगे। उस सबका गुप्तचर राजमहल में वैसे ही घूमता था सब। समझ में आया? सब आके बताता था मीर जाफर आज है किया। मीर कासिम बनेगा, इसका भी सब सूचना दे देगा। मीर कासिम वही कर रहा है, यहाँ जा रहा है, वो कर रहा है, नहा रहा है, धोआ रहा है, सब सूचना दे देगा। समझ में आया? तो मीर कासिम होशियार निकला। वो बंगाल का जो राजधानी था वो ले जाके मुंगेर बना दिया। कहाँ बना दिया? मुंगेर, बिहार का मुंगेर। तो बंगाल से राजधानी कहाँ लेकर चला आया? मुंगेर में लेकर चला आया, और वहाँ हथियार का फैक्ट्री का कारखाना भी खोल दिया। बोला यहाँ पे हथियार बनेगा एक से एक, अंग्रेजों को मारा जाएगा, बंगाल स्वतंत्र कराया जाएगा। क्योंकि ये बढ़िया आदमी था, चाहता था बंगाल क्या हो जाए? स्वतंत्र हो जाए, अंग्रेजों का यहाँ से जो छाया है वो क्या हो जाए? यहाँ से हट जाए। तो अंग्रेज क्या मीर कासिम को छोड़ेंगे? अरे मीर जाफर बड़बड़ हाथी डूबल जाएगा, था पूछे कितना पानी। समझ आया? मीर जाफर क्या हो गया? चला गया। तो मीर जाफर को हटा दे तो मीर कासिम को नहीं हटा सकता है? हटा देगा। अब लोग देखे कि जाए तक कासिम होशियार निकला, दस्तक प्रणाली को खत्म कर दिया। बोला कोई जरूरत नहीं है दस्तक प्रणाली देने को, ये अंग्रेज सब छिलल मुर्गा खनिया गोरहर गोरहर होता है, वैसे ही पकड़ा जाएगा, इसे कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, बाकी सबसे टैक्स लिया जाएगा। दस्तक प्रणाली को क्या कर दिया? ये खत्म कर दिया। कौन? मीर कासिम। अंग्रेज सबका नुकसान होना शुरू हो गया। बोला जफरे सही था। समझ आया? खोजो जफरा कहाँ है, उसी को राजा बनाया जाएगा, मीर कासिम नहीं राजा बनेगा। अब बेचारा जफरा को ऊपर पत्नी गरिया रही थी, छोटा तुम कहाँ ऐसा काम किया? राजा था तो कितना बढ़िया लोग हमको महारानी महारानी कह के बुलाते थे। समझ आया? देखिए फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा देखिए, अगर उसका पति राजा तो रानी। समझ में आया? पति डॉक्टर तो डॉक्टर आई। समझ में आया? पति मास्टर तो मास्टर आई। अब पति चोर
पति खराब है हम कहेंगे तो नाम के ना, पति ही खराब है समझ में आया। तो मीर जाफर का पत्नी भी उसको गरिया रही थी। राजा थे तो कितना बढ़िया हमारा इज्जत होता था, मेकअप लगा के निकले चाहे ना निकले सब जगह महारानी महारानी होता था। अब मेकअप लगा के निकलते तब वो कोनो नहीं पूछता है समझ में आया। तो यहाँ मीर जाफर को फिर दोबारा क्या होने लगा, खोजाई होने लगा। तब तक अंग्रेज पहुंच रहा है, देख रहा है लुंगी पहन के मछली मार रहा है बंगाल में मछली का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, समझ में आया। देख रहा है कि लुंगी पहन के क्या मार रहा है, मछली मार रहा है। तो अंग्रेज पहुंचे, बोल रहा है जाफर ये क्या हो गया जी, अतः महाराजा हम तो बेरोजगार हो गए हैं आप राजगद्दी से हटा दिए, हम क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। बोला राजा बनेगा, तो हाँ महाराज एकदम लुंगी पार के, हाँ हम राजा बनेंगे, चलिए राजा बनाइए बोला ठीक है चलो राजा बनो। तो राजा कौन बन गया, मीर जाफर। और मीर कासिम को कहा कि तुम मुंगेर और मुंगेरे रहना, इधर आओगे तो मार देंगे, समझ में आया। उसको राजा के पद से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब मीर कासिम भड़क गया, समझ में आया। मीर कासिम क्या हो गया, भड़क गया। तो बताइए प्लासी का जब युद्ध हुआ तो पूरे बंगाल पे किसका कब्जा हो गया था, अंग्रेजों का। पूरा बंगाल पे किसका कब्जा हो गया था, अंग्रेजों का। लेकिन मीर कासिम घुसिया गया। मीर कासिम बोला छोटा अंग्रेज तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग क्या मतलब समझा, हमको जब मर्जी तब राजा बनाओगे, जब मर्जी तब हटा दोगे। यहाँ मीर कासिम मुंगेर से भागा और मुंगेर से अवध पहुंचा। कहाँ पहुंचा, अवध। मुंगेर से कहाँ पहुंचा, अवध। अवध में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, यहाँ पे क्या थे, शहादत खां के जो क्या थे, सुपुत्र के सुपुत्र, उनका नाम था शुजाउद्दौला। क्या नाम था, शुजाउद्दौला। अब ये पहुंचे यहाँ से मुंगेर से कौन, मीर कासिम। कहाँ पहुंचा, शुजाउद्दौला के पास। लखनऊ के नवाब सिराजुद्दौला नहीं है, ये शुजाउद्दौला है। तो शुजाउद्दौला के पास पहुंचे, कहाँ, लखनऊ में। बोले अंग्रेजों हमारे साथ ऐसे ऐसे किया है, देखो ना हमको राजा के पद से हटा दिया है। बोला इतना औकात अंग्रेजों का, अंग्रेज इसको भी धोया है समझ में। बोला कोई बात नहीं है, चलो हम लोग दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, अंग्रेजों को मारते हैं। सही अपने दोस्त के पास गया, जिसका दोस्त का नाम क्या था, शुजाउद्दौला, लखनऊ में। इसका जो दोस्त था सिराजुद्दौला, कौन था, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला बोला कि हमारे एक दोस्त है दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में, जिसका नाम है शाह आलम द्वितीय। क्या नाम है, शाह आलम द्वितीय। यहाँ 1764 के युद्ध में बक्सर का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा। तो यहाँ से जाएगा कहाँ पे, शाह आलम द्वितीय के पास। शाह आलम द्वितीय, समझ में आया, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय के पास कौन लेकर जाएगा इसको, अवध का नवाब। कौन है अवध का नवाब, शुजाउद्दौला, समझ में आया। ये तीनों मिलकर एक सेना तैयार करेगा। तीनों मिलकर क्या करेगा, सेना तैयार करेगा। मुगल का सबसे बड़ा राजा उस समय, सब आपको बताए थे, भारत पे किसका राज्य होता था, मुगल का। मुगल से एक्चुअली में अंग्रेज क्या होते थे, डरते थे। क्योंकि अंग्रेज अगर मुगल से, इनको मुख्य रूप से पहुंचना कहाँ था, दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के लिए वो पहले कहाँ गए, बंगाल। और बंगाल से फिर कहाँ पहुंचना चाहते हैं, दिल्ली। अब दिल्ली पहुंचने के लिए देखिए, ये लोग तो पूरा बंगाल पर कब्जा कर लिए, मीर कासिम को हटा दिए। अब ये लोग अपना सेना के अंदर क्या बढ़ा रहे हैं, पावर बढ़ा रहे हैं कि हम मुगलों से लड़ सके। क्योंकि उनके अंदर मेंटलिटी बढ़ चुका है कि मुगल बहुत ज़्यादा क्या है, ताकतवर हैं। जबकि उनको अभी ये पता नहीं है कि मुगल बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। अंग्रेजों को ये बात पता नहीं था कि मुगल क्या हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। उनको यही लगता था कि मुगल बहुत ज़्यादा क्या हैं, ताकतवर हैं। तो देखिए मुगल थे एक, मुगल कितना थे, एक। लेकिन अंग्रेज तैयारी कर रहे थे 10 का, क्योंकि इनको लग रहा था मुगल कितना है, 10 में है, तो हमको भी 10 का तैयारी करके युद्ध लड़ना पड़ेगा, फिर हम लोग क्या जीतेंगे, युद्ध जीतेंगे। तो अंग्रेज कितना का तैयारी कर रहे थे, 10 का। लेकिन मुगल थे कितना, 1 के वैल्यू में। समझ में आया, क्या ये 1 10 से जीतेगा, नहीं। लेकिन अंग्रेजों को ऐसा मेंटलिटी बैठ गया था कि कितने में है, 10 में है। ऐसा इनका भाई बैठ गया था अंदर से कि ये कितने में है, 1 में है। क्योंकि अकबर के बारे में बढ़िया से पढ़े थे, बाबर झाबर के बारे में बढ़िया से सब पढ़ लिए थे लोग। इनको पता था कि लोग कैसे हैं, ताकतवर हैं। तो यहाँ से देखिए मुगल राजा कौन जाएगा, शाह आलम द्वितीय। कौन गया, शाह आलम द्वितीय। और यहाँ पे देखिए शुजाउद्दौला कहाँ से जाएगा, लखनऊ से। समझ में आया, यानी अवध से, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और इधर मीर कासिम। तीनों लोग मिलकर अपना एक सेना तैयार करेंगे, जिसका नाम होगा तिलगुट सेना। क्या नाम होगा, तिलगुट सेना। कौन सेना है ये, तिलगुट सेना। और ये तिलगुट सेना मिलकर कहाँ पे जाएंगे, बक्सर में। कहाँ जाएंगे, बक्सर में। तो ये तिलगुट सेना मिलकर कहाँ जाएगा, बक्सर में। और बक्सर में जब अंग्रेज देखेंगे कि यहाँ 3-3 को सेना आया है, तो रॉबर्ट क्लाइव छोड़क के भाग जाएगा, भाग जैसे पहले समझ में आया। रॉबर्ट क्लाइव क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। समझ में आया। तो रॉबर्ट क्लाइव युद्ध लड़ने नहीं जाएगा, फिर सोचेगा इस युद्ध को किसी ना किसी तरह से हमको क्या करना है, लड़ना है। रॉबर्ट क्लाइव व्यापारी था, ना कि सेनापति। ये अपने सबसे खतरनाक सेनापति, जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो को बुला लिया, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव हेक्टर मुनरो को बुला के और बोला कि बक्सर की जो लड़ाई होगी, बक्सर की लड़ाई में सेनापति कौन रहेगा, हेक्टर मुनरो। बड़ा खतरनाक था, समझ आया।
कौन? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो क्या करता था, अगर आदमी पे निशाना नहीं पड़ता था तो घोड़ा को गोली मार देता था घोड़ा गिरेगा तो आदमी भी गिरेगा, समझ में आया? घोड़ा को गोली मार देता, बहुत खतरनाक था, समझ में आया? तो हेक्टर मुनरो को बुलाया और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 1764 ईस्वी में किसका युद्ध हो गया? बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध में 3 गो सेना मिलकर लड़ रहा था, जिसको कहा गया था तिलगुट सेना। मुगल का सेना शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में लड़ रहा था, और किसका? अवध का सेना शुजाउद्दौला के नेतृत्व में लड़ रहा था, और मीर कासिम का अपना सेना जो था वो भी लड़ रहा था। 3 गो सेना मिलकर लड़ रहा था, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज क्या हो गए? जीत गए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज क्या हो गए? जीत गए। अब बताइए, भारत में बड़का बड़का राज्य, पहले तो ये मुगल के पे कब्जा किसका हो जाएगा? अंग्रेज का। अवध पे कब्जा किसका हो गया? अंग्रेज का। और बंगाल पे ऑलरेडी कब्जा किसका है? अंग्रेज का। इसका मतलब टोटल पूरा भारत पे ही किसका कब्जा होने वाला है? अंग्रेज का। तो पूरा बक्सर के युद्ध ने पूरा भारत पे किसका कब्जा करा दिया? अंग्रेजों का कब्जा करा दिया। समझ में आया? 3 गो सेना लेकर ये सब क्या हो गया? हार गया। क्योंकि आपको बताए थे मुगल से लड़ने के लिए लोग 10 का तैयारी कर रहे थे, और इस सब का स्थिति ऐसा था कि एक आएगा तो इसको हरा देगा। समझ में आया? तो इसके वजह से अंग्रेज क्या हो गए? वहाँ पे जीत गए। बक्सर के युद्ध अंग्रेज क्या हो गए? जीत गए। और जीत गए तो एक छत्र राज्य किसका हो गया? अंग्रेजों का। समझ में आया? पूरा जमकर शोषण करना शुरू कर दिया अंग्रेज। जहाँ तहाँ जो मर्जी वो लूट लेते थे, जिस पर मर्जी उस पर अधिकार कर लेते थे, जैसा तैसा व्यवस्था बना देते थे। समझ में आया? उसके बाद से 1757 तक ये लोग पूरा बढ़िया से क्या किए, जिससे मर्जी वैसे डलहौजी आया, डलहौजी आकर राज्य हड़प नीति लगा दिया। समझ में आया? डलहौजी क्या किया था? राज्य हड़प नीति, राज्य को हड़प लेता था। कहता था कि झांसी की रानी से बोला आपका अपना पुत्र है। देखिए, झांसी की रानी का जो विवाह हुआ था तो उनका पुत्र नहीं हुआ था, तक उनके महाराजा क्या हो गए? मर गए। अब उनका पुत्र तो होगा नहीं, तो वो एक अलग पुत्र को क्या कर ली थी? गोद ले ली थी। गोद लिया हुआ पुत्र समझते हैं ना, दत्तक पुत्र कहा जाता है उसको। तो उसे बोला आपका अपना पुत्र है? तो नहीं, दत्तक पुत्र है। बोला उसको राजा नहीं बनने देंगे कौन बोला? डलहौजी। अब महारानी घुसिया गई, छोटा तुम कौन होता है? राजा हम किसी को बनाए, तुमको क्या मतलब है हमारे साम्राज्य से? तो हम नहीं बनने देंगे। ये राज्य हड़प नीति का था। समझ में आया? कानपुर के जो नाना साहब थे उनका पेंशन बंद कर दिया गया था। समझ में आया? यहाँ बिहार में थे कौन? बाबू कुंवर सिंह, उनका जमींदारी छीन लिया गया था। इस तरह से जगह जगह जिसको जो मर्जी आएगा उससे वो लोग क्या करते रहेंगे? छीनते रहेंगे। और 1857 में हो जाएगा भयानक क्रांति। समझ आएगा? 1857 में क्या हो जाएगा? भयानक क्रांति। अंग्रेज सब कुचाएगा एकदम जबरदस्त पीटा जाएगा उस सबको। समझ में आया? किसमें? 1857 की क्रांति में। समझ में आया? ये सब गोरहर दूर से पहचाना जाता है, और ऊपर से लाल कपड़ा लाल कपड़ा का तरंग दर्द ज़्यादा होता है, दूर से पकड़ लेता है, अंग्रेज आ रहा है, पकड़ पकड़ पकड़। समझ में आया? अब पकड़ के उस सबको इतना बढ़िया से, कहाँ से लोगों के पास उस समय मारने का व्यवस्था नहीं था। अंग्रेज सबके पास बंदूक उन लोग उस सबके पास चाकू भी था, तो सब्जी काटने वाला था। 2 पकड़ा है, एगो चाकू हो पर है तो चाकू अंदर मुड़ गया, बोला वो तरीके चाकू ये मुड़ गया, फिर निकाल के उसको सीधा करके फिर मार रहा है। समझ में आया? कौन उसको अब अंग्रेज सब भागने का उसको मौका नहीं मिला था, क्योंकि गोरहर था, जहाँ ना जहाँ तहाँ सब पहचाना जाता था, ऐसा मारता था। आपको पता है गाँव देहात में बात कम लाद ज़्यादा अगर सांप को अगर कोई मारना शुरू करता है, जब तक वो बैठना ना बंद करे तब तक मारता है। मार अभी जिंदा है समझ में आया? अब मारने के बाद 10 मिनट तक मूड़ी पूछेगा, फोटो खींच लिया होगा, मूड़ी पूछ वैसे किसका धुनाई हुआ था? अंग्रेजों का धुनाई हुआ था। किसमें? 1857 के क्रांति में। कोई दिक्कत अब वहाँ पे अंग्रेज सब भाग रहा था। एक को घर मिला था, प्लीज हेल्प मी। बोला हाँ आइए आइए, अंदर घुस जाइए, आपको कोई नहीं मारेगा। अंदरवा ले जा रहा है, अब मूसर में घुस गया, खूब बढ़िया से लोड़ा से पूछ के इतना भयानक तरीका से मारा था कि जब इंडिया से लाश जा रहा था कहाँ पे? इंग्लैंड में, तो महारानी देख कर दंग हो जा रही थी, इसको मारा कैसे रे इसको मारा कैसे? ये सब समझ में आया? और वो सब मारता तो एक दिन में तो मरेगा नहीं। अरे हथियार रहता तब ना ठाए मार के एक दिन में मुंगा दीजिए, लाठी डंडा जैसे मर्जी मार पीट के। अरे 2 दिन में मुंगाता था। एक वो अंग्रेज को 2 दिन में जान देता था। समझ में आया? अंग्रेज सब बहुत बढ़िया पिटाया था। किसमें? 1857 की क्रांति में। 1857 का क्रांति एक सैनिक विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था? सैनिक विद्रोह। क्या ना? सैनिक विद्रोह। तो आपके 1 नंबरिया में क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1857 के क्रांति में हुआ था। मेरठ के बैरकपुर छावनी में थे कौन? मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे को जैसे फांसी पर चढ़ाया गया, क्योंकि वहाँ पे जो बेसफील्ड राइफल था। 1857 की क्रांति आपकी किताब में नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस आपको इतना बता दिए कि कैसे अंग्रेजों सबको थुराई होगा। समझ में आया? यहाँ पे था बेस फील्ड राइफल। क्या नाम था? बेस फील्ड राइफल। इसके जगह पर ला दिया गया था एनफील्ड राइफल। क्या नाम लिया गया था? एनफील्ड राइफल। तो बेस फील्ड राइफल की जगह पे एनफील्ड राइफल आ गया था। और इसमें देखिए, बेस फील्ड राइफल में क्या होता है? पहले गोली को डाल कर इस तरह से क्या करना पड़ता है? लॉक करना पड़ता है, फिर मारना पड़ता है। लेकिन गोलियां के ऊपर क्या लग जाएगा? जंग भी तो लग जाएगा, क्योंकि गोलियां किसका होता था? लोहा का। तो जंग से बचाने के लिए देखिएगा, आप लोग जब फिजिक्स में चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा कि धातु पर किसका लेप लगा दिया जाता है? फैट या चर्बी, यानी वसा तेल वगैरह का लेप लगा दिया जाता है, जिससे क्या होगा?
होगा, जंग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो बेसफील्ड राइफल की जगह पे एनफील्ड राइफल लाया गया था, उसके जो कारतूस था, जिसको मूर्छा से बचाने के लिए, गोली को बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, जो कारतूस यानी जो चर्बी का प्रयोग किया जाता था, उसमें कहा गया था कि गाय और सुअर का चर्बी मिला के उसके ऊपर क्या किया गया है, लगाया गया है। अब बताइए, इसके अंग्रेजों के सैनिक में कौन थे, हिंदू और मुस्लिम। समझ में आया? हिंदू में देखिए गाय हमारी माता है, उसमें गाय का चर्बी है। बताइए अगर कोई घींचेगा तो इसका मतलब गाय का सेवन कर रहा है, तो उसके वजह से धार्मिक। अब मुस्लिम में कहा जाता है कि सुअर को क्या कहा जाता है, बदखोम कहा जाता है, सुअर सबसे अपवित्र है। समझ में आया? मुस्लिम में सुअर को क्या माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। आई यहाँ पे लगा दिया था कौन सी, गाय और सुअर का चर्बी। समझ में आया? हिंदू में भड़क गया और मुस्लिम में भड़क गया। इसी में आ गए कौन, बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे जी पंडित उनसे भी गाय का चर्बी खिंचवा दिया सब, एकदम गुस्सा गए, चोट्टा तुम लोग क्या करा दिया, हमारा पूरा धर्म नाश करा दिया, हम ऊपर से पंडित तू हमारे से खिंचवा दिया पूरा। अब यहाँ पे बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों ने कहा लोड करो गोली और चलाओ, तुमको चलाना ही पड़ेगा, हमारे सेना में हो। मंगल पांडे बोले ऐसे ही हम डिप्रेशन में चल रहा है चुट्टा, तुम लोग को रुको बता रहे हैं। लोड किए और 2 अंग्रेज को क्या कर दिए, उड़ा दिए, बाज और ह्यूज दोनों को मार दिए। दोनों जबरदस्ती करा था, लोड करो और क्या करो, मारो। लोड किए और बाज को उड़ा दिया। ह्यूज करा क्या कर रहा है, करा रुको तुमको भी बता रहे हैं। लोड किया, उनको भी क्या कर दिया, उड़ा दिया। मेरठ में मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। और जैसे फांसी पर ये चढ़े, क्रांति पूरा तरीके से क्या हो गया, भड़क गया। जगह जगह क्रांति होना शुरू हो गया। रानी लक्ष्मीबाई अलग से क्रांति करना शुरू कर दी। वीर कुंवर सिंह जहाँ जमींदारी छीन लिया गया था, वहाँ से क्रांति शुरू कर दिए। लेकिन इस क्रांति में क्या था, एकता नहीं था। क्या नहीं था, एकता, देश प्रेम की भावना नहीं थी। ये क्रांति असफल इसलिए हो गया, 1857 में हम लोग आज़ाद हो गए रहते, लेकिन आज़ाद इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पे किसका भावना नहीं था, देश प्रेम का भावना नहीं था। सब लोग अपने मतलब के लड़ रहे थे। झांसी की रानी लड़ रही थी क्योंकि उनके दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनने दिया जा रहा था। पटना से पीर अली लड़ रहे थे क्योंकि उनका पुस्तक का दुकान था, जला दिया गया था, और उनका जो बिल्डिंग था उस पर बुलडोजर चला दिया गया था इसलिए वो लड़ रहे थे। समझे? पीर अली लखनऊ में थे, एक ऐसा भाषण देते थे, मुसलमान थे, ऐसा भाषण देते थे कि लोग अंग्रेजों को, अभी भाषण खत्म हुए तो लोग अंग्रेजों को लोग घींच के मारना शुरू कर देते थे। ला इधर पहले पीटो इसको। 50,000 का इनाम रखे थे उस समय 50,000 का इनाम रखा गया था पीर अली पे। जो पकड़ कर लाएगा जिंदा या मुर्दा उसको कितना दिया जाएगा, 50,000 का इनाम। पीर अली इधर बोले जो अंग्रेजों को मारेगा उसको ही 50,000 इनाम लोग सोचे पीर अली तो एक गो है, अंग्रेजों का कई गो है, मारो पकड़ के। जहाँ ना तहाँ अंग्रेज पिटाना शुरू हो गया। समझ में? जगह जगह से बाबू कुंवर सिंह का जमींदारी छीन लिया गया था। समझ में? ली ग्रांट लड़ने के लिए आया था। 23 अप्रैल के दिन इतना बढ़िया उसको खेदिया के मारे थे। विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 अप्रैल को। हम लोग बिहार विजय दिवस कब मनाते हैं, 23 अप्रैल, क्योंकि उस समय बाबू कुंवर सिंह ली ग्रांट को क्या किए थे, खेद कर मारे थे बढ़िया से। समझ में आया? तो इस तरह से सब कोई अपने अपने स्वार्थ के लड़ रहा था। नाना साहब का पेंशन बंद हो गया है। समझ में आया? यहाँ पे आपको बताया थे लखनऊ में यहाँ पे आए थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, आपको बताया था भूल भुलैया में से अंग्रेजों ने क्या कर लिया, पकड़ लिया और जेल में जब डलवा दिया था। यहाँ बेगम हजरत महल 1 नंबर की लोल रानी थी लोल समझते हैं ना, बकलोल, सोना सुखाती थी उसकी नौकरानी सब। राजमहल से सोना निकाल के 10 बोरा था, महारानी साहब ले जा रहे सुखाने के लिए, 10 बोरा सुखा के 9 बोरा लेकर आती थी। 1 बोरा कहाँ गया, तो सूखता है तो वजन कम हो जाता है उसका नौकरानी है, इसको लूट ली सब। इतना लोल रानी थी कौन, बेगम हजरत महल। यहाँ से वो खड़ा हो गई, हमारे बुढ़ऊ को तुम लोग काहे मार दिया। समझ में? सब लोग अपने अपने किसे लड़ रहे थे, स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। इसलिए 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई। उसके बाद से आपको बताए थे कि विभीषणों का कमी तो है ही नहीं। हमारे अपने ही क्या थे, भारत में यहाँ पे सिंधिया रहते थे। कौन रहते थे, सिंधिया वाले किसका मदद कर दिए, भारतीय अंग्रेजों का मदद कर दिए। और अंग्रेजों का जितना भी यहाँ पे गोला बारूद का कारखाना था, अंग्रेजों को भनक लग गया था कि गोला बारूद क्या है, अंग्रेजों के पास भारतीयों के पास ज़्यादा गोला बारूद नहीं है। तो लोग बोला अंग्रेज को हम लोग युद्ध को क्या खींचते हैं, थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं, और इनके पास जब गोला बारूद खत्म हो जाएगा तो हम लोग इस पर क्या कर लेंगे, कंट्रोल पा लेंगे। अंततः 1858 में एक क्रांति क्या हो गई, दब गई। यानी क्या 1857 की क्रांति सफल हुई नहीं। भले ये सैनिक विद्रोह था, लेकिन अगर ये सफल हो गया रहता तो हम लोग 1857 में क्या हो गए रहते, आज़ाद हो गए रहते। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या हो गया, क्रांति सफल नहीं हुआ। क्यों सफल नहीं हुआ, क्योंकि पढ़े लिखे लोग किसी के साथ नहीं थे। सबको पता था कि सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था, इसीलिए किसी का मदद नहीं कर रहे थे। देश प्रेम की कोई भावना नहीं थी, सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। इसीलिए 1857 की क्रांति क्या हो गई, विफल हो गई। और जैसे विफल हुई 1858 में क्या आएगा, महारानी का घोषणा पत्र। और इसमें कहा जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 1600 ईस्वी में आया था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गया, समाप्त। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कोई भी काम क्या होगा, नहीं चलेगा।
चलिए यहाँ देखिए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त। और उसके बाद से अंग्रेज सब थुराए ना, इसके लिए, इस सब के लिए बहुत ज़्यादा क्या किया जाएगा, कहा जाएगा इसके बाद से अब कोई भी 1 इंच भी कोई जमीन कब्जा नहीं करेगा, समझ में आया। और यहाँ पे जो भारत का जो शासन है वो किसके पास जाएगा, राजा के पास जाएगा। तो 1857 में भारत का जो राजा, जो क्या है भारत का शासन है, वो इंग्लैंड के राजा के पास चला जाएगा। और 1876 में महारानी का बात छुट्टा हमारे पास रहेगा, समझ में आया, क्योंकि इंग्लैंड में महारानी का शासन होता है, समझ में आया। तो 1876 में शासन किसके पास चल जाएगा, रानी के पास में चल जाएगा। अंग्रेज सब कहेगा ये बहुत ज़्यादा हम लोग के पास थूर पीट हो रहा है, एक हम लोग ऐसे संस्था का निर्माण कर देते हैं कि डायरेक्ट हम लोग ना थुराए, पहले उस संस्था थुराए, तब तक हम लोग को संभालने का मौका मिल जाए, हम लोग क्या हो जाए, भाग जाए। तो इसके लिए ये लोग करेंगे 1885 में किसका गठन, कांग्रेस का गठन। किसका गठन करेंगे, कांग्रेस का गठन करेंगे। कांग्रेस का गठन इन लोगों ने सुरक्षा बल के रूप में किया था कि अगर आदमी अगर क्या हो इकट्ठा भी होगा तो इकट्ठा होगा तो किस मंच पे इकट्ठा होगा, कांग्रेस के मंच पे। और कांग्रेस के मंच पे इकट्ठा होगा तो 10 को मामला होगा तो कोई एगो इंपोर्टेंट मामला हमारे पास आएगा, हम उसको क्या कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। अगर कोई अगर प्लानिंग वगैरह भी करेगा मारने का अंग्रेजों का, तो सबसे पहले कहाँ प्लानिंग होगा, यहीं पे बात लीक हो जाएगा, हम लोग को पहले ही पता चलेगा कि सब मारने का प्लानिंग कर रहा है, समझ में आया। ये 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ, ये अंग्रेजों का सबसे बड़ा क्या साबित हुआ, भूल साबित हुआ। क्यों भूल साबित हुआ, 1857 के क्रांति में कोई भी देश प्रेम का भावना नहीं था, क्योंकि कोई एक मंचे नहीं था जहाँ पे सभी लोग क्या हो सके, इकट्ठा हो सके। लेकिन जब कांग्रेस का मंच बन गया तो सभी लोग इस कांग्रेस के मंच पे क्या होने लगे, इकट्ठा होने लगे। और इकट्ठा होकर अब सभी लोग देश के एक एक कोने से लोग कहाँ पे आएंगे, यहाँ कांग्रेस में आएंगे। और कांग्रेस में आकर सभी लोग अपना अपना शिकायत सुनाएंगे, समझाया। तो यहाँ पे लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिल जाता था, कहाँ पे, कांग्रेस के मंच पे, समझे। तो कांग्रेस का स्थापना और महात्मा गांधी का आगमन, अब कल हम इसको क्या करेंगे, फाइनल कर देंगे। कोई दिक्कत।